जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे चैनल जीएसटी रिसर्च में आप सबका स्वागत है। मैं महेश गौड़ आज एक टॉपिक लेकर के आया हूं। काफी सारे लोगों का कहना था, काफी सारे आप लोगों में से जो चाहने वाले हैं उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि सर आर्यन खान पे कोई वीडियो बनाया जाए। तो आर्यन खान पर मैं कोई वीडियो पर्टिकुलर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि रीजन क्या है कि हमारा जो चैनल है वो जीएसटी के बारे में। लेकिन हाँ, मैं इस चैनल पर यह वीडियो जरूर लेकर के आया हूं कि आर्यन खान के एडवोकेट जिन्होंने ये केस लड़ा है, उन्होंने जो भी फीस कोट की होगी उस पर जीएसटी कितना कोट किया होगा या जीएसटी कितना लगाया होगा, और जीएसटी कौन पे करेगा। आर्यन खान पे करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, मतलब शाहरुख खान, और या फिर एडवोकेट पे करेंगे। उनके बारे में हमारी ये वीडियो है और इसी वीडियो को आज हम यहां पे चर्चा करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहला कि जीएसटी कितना लगा होगा। दूसरा, फीस जो है वो जो चार्ज करते हैं उस पर जीएसटी कब लगता है, कब नहीं लगता है। क्या एडवोकेट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो अगर आपको एडवोकेट है, आपको एडवोकेट के बारे में भी जानना है, वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई एडवोकेट फॉरेन में सर्विस दे रहा है तो क्या होगा। अगर कोई बाहर से एडवोकेट को, बाहर से किसी को सर्विस मिल रही है एडवोकेट वगैरह को, तो क्या होगा। उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना। जीएसटी ऑन एडवोकेट सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। सबसे पहली चीज, जीएसटी लगता कब है। जीएसटी एक्ट के अंदर यह बोला गया कि जब आप कोई सप्लाई करते हैं तो सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब होता है आप किसी को कोई भी गुड्स दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, बदले में आपको कंसिडरेशन मिल रहा है और वो आपके बिजनेस का पार्ट है, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है या उससे कनेक्टेड रिलेटेड एक्टिविटी है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में उसको सप्लाई माना जाएगा और सप्लाई पे टैक्स लगता है। वो अलग बात है कि हर सप्लाई टैक्सेबल नहीं होती है, कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट भी होती है ना। इधर देखते हैं, हमारे ये जो एडवोकेट साहब है, ये इनको सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस की कैटेगरी पहली कंडीशन पूरी हुई, बदले में ये भाई साहब कंसिडरेशन देंगे, दूसरी कंडीशन भी पूरी हुई। और एडवोकेट भाई साहब का तो काम ही है सर्विस देना, तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये पूरी एक्टिविटी जो है वो क्या मानी जाएगी, आपके सप्लाई मानी जाएगी कि सप्लाई है ये। अब क्वेश्चन है कि क्या हर सप्लाई टैक्सेबल होती है एडवोकेट की, जरा देखते हैं उसमें। एडवोकेट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दूसरा इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म ऑफ एडवोकेट और अदर देन सीनियर एडवोकेट, बट सीनियर एडवोकेट इधर कवर नहीं होंगे, और है सीनियर एडवोकेट, सी कैटेगरी सीनियर एडवोकेट। अब ये होता क्या है, पहले आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को समझते हैं, ये क्या होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहां पर, जैसे आपने को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। धीरूभाई अंबानी जी की जब डेथ हुई थी तो उनकी प्रॉपर्टी को मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी में डिवाइड करना था। कोकिलाबेन अंबानी ने क्या सोचा कि बंटवारा प्रॉपर हो, तो उन्होंने एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया। इसमें 5 एडवोकेट की एक बेंच बैठा दी जाती है, 4 एडवोकेट, 5 एडवोकेट, 3 एडवोकेट, 7 एडवोकेट, ऐसी एक बेंच होती है। बेंच बैठ जाती है और वो एक फैसला सुनाते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे कैसे क्या क्या डिवाइड होनी चाहिए या किस तरह से काम होना चाहिए। तो वो एडवोकेट की एक बेंच होती है, ये आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक तरह से। दूसरा होता है एडवोकेट या कोई भी एडवोकेट की फर्म। अब एडवोकेट की फर्म की बात हो रही है तो फर्म में सीनियर एडवोकेट हो, जूनियर एडवोकेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये जूनियर सीनियर ऐसा कुछ है नहीं। सीनियर एडवोकेट यहां पर किसको बोला गया है, वो एडवोकेट जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको बोला जाता है सीनियर एडवोकेट। और नए नए जो लोग एडवोकेट बनते हैं, जिनको अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, वो अदर देन सीनियर एडवोकेट कहलाते हैं, जिसको मैं यहां पे संबोधित कर रहा हूं जूनियर एडवोकेट के नाम से। तो अगर आपके कोई पार्टनरशिप फर्म है या आप कोई एडवोकेट है, चाहे आप सीनियर एडवोकेट हो चाहे अदर देन सीनियर एडवोकेट हो, तो सीनियर एडवोकेट हो तो यहां पर, और अदर देन सीनियर एडवोकेट हो तो बी कैटेगरी में रहोगे आप। ओके, ये 3 तरह की कैटेगरीज यहां पे है। अब जरा आगे देखते हैं। अब हमारा पहला केस लेते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। अब ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया, एडवोकेट की सर्विसेज हो गई, ये जो होती है ये एग्जम्प्ट भी होती है कुछ केसेस में और कुछ केसेस में टैक्सेबल भी होती है। दोनों हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला केस ले रहे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। ये भाई साहब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, जनरली ये बेंच होती है कुछ एडवोकेट्स की, बराबर है। तो यहां पर हम यही मान करके चल रहे हैं यही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, और ये एक भाई साहब है जो सर्विस ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कि सर्विस किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, ये पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं
ये अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विस ले रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, भाई ये तो सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, तो रिसिपिएंट किस पर्पस के लिए उनकी सर्विस ले रहा है? अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तो ये माना जाता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है। और अगर पर्सनल पर्पस के लिए लिया जाता है तो यह माना जाएगा कि अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जा रही है। एग्जांपल से समझना, यहां पर मान लीजिए मेरे बिजनेस में कोई इश्यू हो गया जिसकी वजह से मैंने एक्स लिमिटेड एक कंपनी है उसके ऊपर केस कर दिया। अब एक एडवोकेट मेरा केस फाइट करता है, मेरा केस लड़ता है बराबर कोर्ट में, वो मुझे सर्विस दे रहा है, तो उसकी सर्विस, जो एडवोकेट जो मुझे सर्विस दे रहा है उनकी सर्विस मैं कहां यूज कर रहा हूं? अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल नेचर के लिए? बिजनेस के लिए। तो ये माना जाएगा वो एडवोकेट एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं। केस नंबर 2, अगर मेरे पड़ोसी से कोई झगड़ा हो गया और मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, उसकी वजह से कोर्ट में मैटर चला गया और मेरे एडवोकेट वहां पे केस लड़ रहे हैं मेरे बिहाफ पर, तो वो मुझे सर्विस दे रहे हैं। अब ये सर्विस मेरे पर्सनल नेचर की है, तो ये माना जाएगा कि एडवोकेट ने अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, क्योंकि यहां पर मैं बिजनेस एंटिटी की कैटेगरी में नहीं हूं। जबकि देखो आदमी एक ही है, एक ही आदमी है जिसका केस एडवोकेट ने लड़ा है, बट एक जगह बिजनेस एंटिटी माना जाऊंगा मैं, एक जगह मैं बिजनेस एंटिटी माना जाऊंगा और एक जगह मैं बिजनेस एंटिटी नहीं माना जाऊंगा। ओके ना? तो इधर देखो, ये जो सर्विस रिसीवर है ये बिजनेस एंटिटी है। क्या ये बिजनेस एंटिटी है? अगर है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इनको कोई सर्विस दे रहा तो ये देखा जाएगा इनका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना था। इनका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अगर ज्यादा था, किससे? थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ केसेस में दोस्तों 10 लाख होती है, तो कुछ केसेस में 20 लाख होती है, तो कुछ में 40 लाख होती है। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस स्टेट में। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो 10 लाख होती है बराबर, कुछ केसेस में 20 लाख और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होता है कुछ स्टेट में, तो 40 लाख भी होती है। तो जिस भी क्राइटेरिया में, जिस भी जगह आपका बिजनेस सिचुएटेड है, जिस स्टेट में, तो वहां के हिसाब से आपको लिमिट देखनी है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है और ये मुंबई के हैं, तो इनकी लिमिट 20 लाख होगी यहाँ पर, तो 20 लाख होगी, तो 20 लाख से ज्यादा था अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर बराबर है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी सर्विस इनको देंगे उस पर टैक्स लगेगा आरसीएम में। अभी आरसीएम क्या होता है? मान लीजिए ये सर्विस रिसीवर इनको पेमेंट करते हैं 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए की फी देते हैं। अब इस 10 लाख की फी पे टैक्स भी लगेगा, जीएसटी लगेगा। वो जीएसटी ये भाई साहब खुद डिपार्टमेंट को डायरेक्ट पे करेंगे। जनरली होता क्या है, जो आदमी सप्लाई करता है, जो आदमी सर्विस देता है, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट करता है और डिपार्टमेंट को देता है बराबर, जीएसटी डिपार्टमेंट को देता है। लेकिन आरसीएम में क्या होगा कि ये उनको जीएसटी का अमाउंट नहीं देते, ये खाली उनको 10 लाख रुपया बोलेंगे, ले भाई पकड़, तू तेरी फीस पकड़, इसको इनकी फीस दे देंगे और उस फीस पे लगने वाला जीएसटी ये खुद डिपार्टमेंट को पे करते हैं। उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो हमको यहां तो समझ में आ गया भाई जीएसटी तो लगेगा, खाली डिपार्टमेंट को ये पे नहीं करेंगे, ये पे करेंगे रिसिपेंट यहां पर। लेकिन क्वेश्चन है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का टर्नओवर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर जो है वो कम होता या बराबर होता थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब कि वो लिमिट क्रॉस होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। ओके, तो उस अमाउंट से ज्यादा है या कम या बराबर है, तो बोले कि कम है और बराबर है। ओके, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता है, तो ना तो ये पे करेंगे ना ये पे करेंगे, ये सिर्फ इनको फीस दे देंगे 10 लाख और बोलेंगे भाई चल तू तेरे रास्ते जा। और रही बात मेरी, तो मुझे यहाँ पे जीएसटी देना ही नहीं है क्योंकि मैं टैक्स लायबिलिटी में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है, 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है ना। और अगर यही सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाती, मतलब ये भाई साहब अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते, ये जो भाई साहब है अपने पर्सनल नेचर के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस यूज करते, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती, उस पर जीएसटी नहीं लगता। एंट्री नंबर 45 में। अब जरा आगे आते हैं, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, मतलब ये सीनियर एडवोकेट नहीं है, अदर देन सीनियर एडवोकेट है बराबर है, या फिर ये फर्म है। अब फर्म जब भी नाम ले ले फर्म का, तो उसमें सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट नहीं देखा जाता है, वो सिर्फ फर्म कहलाती है। तो ये फर्म है और ये सर्विस दे रहे हैं भाई साहब को, तो यहां पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, पहले ये देखने का ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेंगे या बिजनेस के लिए यूज करेंगे। तो नॉन बिजनेस एंटिटी है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब बारी आती है, अगर ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं उस सर्विस को, सेम प्रोविजन, इनका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा आरसीएम में, मतलब ये टैक्स पे करेंगे जो अभी अभी हमने देखा था। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये भी अभी हमने देखा। अब यहां पे एक नई चीज आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये खुद एक एडवोकेट है, ये खुद एक एडवोकेट है, ये भी एडवोकेट, ये भी एडवोकेट। अब ये चाहे सीनियर एडवोकेट हो चाहे अदर देन सीनियर एडवोकेट हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदर देन सीनियर एडवोकेट है या ये फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म, इन्होंने इनको सर्विस दी, किसको? किसी एडवोकेट को, वो हमेशा एग्जम्प्ट होती है। स्टाफ मेंबर, स्टाफ को सर्विस दे रहा है, एग्जम्प्ट। तो ये जब इनको सर्विस देंगे तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे अब आर्यन खान के केस में ये आ रहा है कि जो काउंसलिंग के लिए सतीश मान सिंधे और अमित देसाई जी, इनकी जो टीम काम कर रही थी, वो सर्विस दे किसको रही थी? क्या वो सर्विस मुकुल सर को दे रही थी, जो एडवोकेट मुकुल है उनको दे रही थी? अगर उनको दे रही थी तो ये माना जाएगा आप किसी एडवोकेट को सर्विस दे रहे हो, बराबर है। तो फिर ये देखा जाएगा कि वो सीनियर एडवोकेट है या जूनियर एडवोकेट है। अगर वो अदर देन सीनियर एडवोकेट या उनकी फॉर्म सर्विस दे रही है और किसी एडवोकेट को दे रही है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो फॉर्म नहीं है तो वो फॉर्म ही मिल करके दे रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे कि वो फॉर्म होगी, वो फॉर्म सर्विस दे रही है तो एग्जम्प्ट होगा। बट अगर वो फॉर्म नहीं है, वो सीनियर एडवोकेट है, तो सीनियर एडवोकेट जब कभी भी किसी एडवोकेट को सर्विस देता है तब फिर सेम प्रोविजन यही वाला लग जाएगा जो अभी हम देखने वाले हैं यहां पर। तो ये तो बात हो गई एडवोकेट की एडवोकेट से। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए सतीश मान सिंधे जी जो एडवोकेट है वो और अमित देसाई जी जो एडवोकेट है, उनको पेमेंट डायरेक्ट शाहरुख खान करते, आर्यन खान करते डायरेक्ट, और उनको बोलते भाई आपको इनवॉइस हमारे नाम पे ही इश्यू करना है, जो भी ये प्रोविजन है वो सिर्फ डायरेक्ट हमारे से डील करनी है। आपको जो एडवोकेट मुकुल है उनसे कोई लेना देना नहीं है, खाली आप उनको कंसल्टेंसी दीजिए या काउंसलिंग कीजिए, केस से रिलेटेड जो भी करनी है आपको, कुछ अगर एडवाइस देनी है तो वो दीजिए, बाकी का पेमेंट आपको हम करेंगे। उस केस में यह माना जाएगा कि एडवोकेट किसी ऐसे पर्सन को सर्विस दे रहा है जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगा, पर्सनल पर्पस के लिए। उस वक्त रिसिपेंट फिर शाहरुख खान और आर्यन खान माने जाएंगे, और पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी देखते हैं आगे और आते हैं। तो यहां पर अभी हमने सतीश मान सिंधे जी की फीस वगैरह के बारे में डिस्कस किया, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सीनियर एडवोकेट, मान लो सर्विस देने वाला जो सप्लायर है वो सीनियर एडवोकेट है, उस केस में क्या होगा? तो पहले देखो ये रिसिपिएंट जो ये कौन है, किस पर्पस के लिए सर्विस यूज करते हैं? तो इधर देखो ये नॉन बिजनेस एंटिटी है, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 45 में। लेकिन अगर ये जो सर्विस दे रहे हैं कौन? सीनियर एडवोकेट, और ये जो रिसिपिएंट है ये पर्सनल पर्पस के लिए नहीं बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो देखा जाएगा ये रिसिपिएंट क्या कोई बिजनेस एंटिटी है? बोले यस, तो प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा आरसीए में, ये टैक्स पे करेंगे, बराबर है। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के बराबर या उससे कम है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये खुद कोई एडवोकेट है, बराबर है, और ये भी एडवोकेट है, सेम अभी इससे पहले क्या था हमने, बट पहले वाले में इधर जो थे वो अदर देन सीनियर एडवोकेट थे, अभी ये सीनियर एडवोकेट है, तो सीनियर एडवोकेट अगर किसी भी एडवोकेट को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देंगे, सेम प्रोविजन ये वाला लगाएंगे, सेम प्रोविजन ये वाला कैसे लगेगा कि ये जो है ये फॉर्म ऑफ एडवोकेट इंडिविजुअल या सीनियर एडवोकेट कोई भी हो इधर, लेकिन सप्लायर अगर सीनियर एडवोकेट है तो फिर इस केस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था रिसिपिएंट का, प्रीवियस ईयर टर्नओवर मतलब इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो हमने यहां पर देखा, सेम प्रोविजन लगेगा। अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की, तो फिर टैक्स लगेगा आरसीएम में, और थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है तो जैसे यहां पर एग्जम्प्ट होता है वो यहां पे भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हम यूं भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो केस है सेम फिर इधर आ जाएगा आगे। ओके ना, अब आते हैं आर्यन खान के केस पर। अभी हमने एडवोकेट के बारे में पढ़ा, अब इनकी केस पर आते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के एडवोकेट है, डिपेंड करता है जो एडवोकेट वो कौन है। तो जो मुकुल रोहतगी जी हैं वो एक सीनियर एडवोकेट है, तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आर्यन खान के केस में लेकर के। तो यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आर्यन खान को, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्या वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो रही है क्या? तो यहाँ पे देखना, ये जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके बदले कंसिडरेशन लेंगे, और इनका तो काम ही यही है। तो इसका मतलब सप्लाई के डेफिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि सप्लाई होनी चाहिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है।
दूसरा क्या होना चाहिए, इनको कंसिडरेशन मिलता हो, और तीसरा क्या, इनका बिजनेस हो। तो इधर देखो, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विस टू आर्यन खान, सप्लाई ऑफ सर्विस भी थी वो, सर्विसेज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इनका काम, इनका प्रोफेशन है वो सर्विस देना, तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। और एडवोकेट रिसीव्ड कंसिडरेशन फ्रॉम आर्यन खान, और उनको बकायदा कंसिडरेशन भी मिला, फ्री में नहीं दी उन्होंने सर्विस, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में तो कवर हो रही है। पहला पॉइंट तो क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2 है कि क्या सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो रही है, क्या जीएसटी उस पर लगेगा या वो एग्जम्प्ट है। जरा देखते हैं। आर्यन खान इज नॉन बिजनेस एंटिटी, आर्यन खान कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है, उनको जो सर्विस मिल रही है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो शाहरुख खान जो भी पेमेंट करेंगे वो पर्सनल पर्पस के लिए माना जाएगा। सर्विस नॉट यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज ए पर्सनल नेचर, तो सप्लाई की डेफिनेशन में भले ही आएगा बट जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 45 के हिसाब से, एंट्री नंबर 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, एग्जम्पशन की एंट्री है ये ना। तो यहां पर कुल मिलाकर के हमको एक बात मालूम चली कि जो एडवोकेट मुकुल जो है वो जो भी पैसा चार्ज करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगा होगा। ओके, नाउ अदर पॉइंट्स टू बी नोटेड, इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर एडवोकेट वेयर ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम? बिल्कुल नहीं, एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं एडवोकेट हूं और मैं जो भी सर्विस दूंगा या तो वो एग्जम्प्ट है या आरसीएम में टैक्सेबल है, हमने देखा अभी। तो जब एग्जम्प्ट है तो टैक्स मुझे पे ही नहीं करना, और आरसी में टैक्सेबल है तब भी टैक्स मुझे पे नहीं करना, रिसिपिएंट को पे करना जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी तो कभी टैक्स पे करने की आएगी ही नहीं, तो एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें एक्सपोर्ट ऑफ लीगल सर्विस। अगर मान लीजिए मैं कोई एडवोकेट हूं, बराबर है, और मैं कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूं, या मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं या एलएलपी हूं या सीनियर एडवोकेट हूं, मैं कोई भी सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूं, यूएसए का कोई मैटर है, मैं उनको कंसल्टेंसी दे रहा हूं, बराबर है, तो मैं वहां पर कोई कंसल्टेंसी दे रहा हूं, उसके लिए पैसा भी तो ले रहा हूं, तो यहां पर ये एक्सपोर्ट सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। शर्त यह कि पेमेंट फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, और जो एक्सपोर्ट सर्विस होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता। बट हाँ, जब मैं सर्विस दूंगा तो एक बॉन्ड होता है या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको एलयूटी भी बोलते हैं, वो मुझे साइन करनी पड़ती है, वो मुझे साइन करनी पड़ेगी, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसमें मुझे ये बताना पड़ता है कि भाई मैं यूएसए को सर्विस दे रहा हूं, और जिस दिन मैं इनवॉइस बनाऊंगा उसके 1 साल के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी इंडिया में आ जाएगी, जो भी सर्विस में दे रहा हूं उसकी। जो टैक्स आप माफ कर रहे हो मेरा, वो टैक्स विद इंटरेस्ट में पे करूंगा, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 18%, बाकायदा ये आपको लिखना पड़ता है। तो एडवोकेट साहब ऐसा लिखेंगे बॉन्ड के अंदर, उसके बाद ही वो सर्विस देंगे। तो जब वो सर्विस दे तो जीएसटी लगता नहीं है, वो जीरो रेटेड सप्लाई कहलाती है, एक्सपोर्ट सर्विस है, और एक्सपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता है, बराबर है। ओके, नाउ अब एक्सपोर्ट सर्विस क्या होती है एक अलग मुद्दा है, हमने किसी और वीडियो केट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एक होता है इंपोर्ट ऑफ लीगल सर्विस। अगर मान लीजिए ये एडवोकेट है, इनको बाहर से किसी ने कोई सर्विस दी, कोई कंसल्टेंसी वगैरह दी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी वगैरह, तो ये OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज जैसी सर्विसेज में कवर हो जाती है। तो जब बाहर से अगर इनको कोई सर्विस मिल रही है, बराबर, और ये इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब ये इंडिया के एडवोकेट है, उस केस के अंदर आरसीए में टैक्स लगेगा। तो इधर देखना, ये सप्लायर यूएसए के हैं, ये रिसिपिएंट है, मान लीजिए इन्होंने 20 लाख रुपए का पेमेंट किया यूएसए के किसी कंसल्टेंट को, उस 20 लाख पे जो भी टैक्स होगा वो ये पे करेंगे डिपार्टमेंट को। अब इस केस में जब इनकी लायबिलिटी आती है ना, इनकी लायबिलिटी आरसीए में, अब इनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, तो इधर देखना, क्या एडवोकेट रजिस्ट्रेशन लेते हैं, क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? सबसे पहली चीज, अगर कोई भी एडवोकेट सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है, ओके, या इनवर्ड सप्लाई भी कोई उसको मिल रही है बट वो आरसी में टैक्सेबल नहीं हो रही है, मतलब एडवोकेट की लायबिलिटी नहीं आ रही टैक्स पे करने की, आउटवर्ड सप्लाई में तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि या तो आरसीएम में जिसको आप सर्विस दे रहे हैं वो पे करेगा, मैं एडवोकेट हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आपकी लायबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की, मेरी नहीं आएगी, या फिर एग्जम्प्ट होगी वो सर्विस, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन अगर किसी ने मुझे सर्विस दी, किसी और ने मुझे सर्विस दी, और वो सर्विस भी आरसी में टैक्सेबल है, तो आरसी में अगर मुझे इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उस केस में फिर एडवोकेट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके,
तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये जो एक वेबसाइट है, ये अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है, www.cmhgo.com। ये जो मटेरियल है, काफी सारे जो है आप लोगों का कहना है कि सर ये जो मटेरियल है ये हमको कहां से मिलेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं www.cmhgo.com। इस साइट पे जाएंगे, आपको ये पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इवन इससे पहले जो हमारे वीडियोस है उन सब का मटेरियल भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके।